हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर वैकेंसी 2020 का एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ रखा है। और जो भी स्टूडेंट्स पीजी किए हुए हैं, जिनका पीजी के साथ में नेट हो रखा है, जेआरएफ हो रखा है या सेट हो रखा है, वो सब इसके लिए काफ़ी सारे एक्साइटेड हैं। और नो डाउट सभी के पास इसमें सेलेक्ट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और सभी चाह रहे हैं कि इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बातें होती हैं तो ये सब सामने आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉलो किया जाए या हम सेल्फ स्टडी की तरफ जाएं। तो दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है डिसीजन लेना कि हम क्या सही है हमारे लिए और क्या कम सही होगा, उसके बीच में जज कर पाना। तो विच विल बी करेक्ट, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी होगी, उसको हम थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे समझेंगे। किसी को फेवर करना या किसी को डिसफेवर करना वो यहाँ पे बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। केवल आपको फ़ायदा कौन से तरह से होगा या आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या होगी, उसको लेकर के हम जो भी बिंदु और मुख्य बिंदु जो हो सकते हैं, जिन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उन सभी की सहायता से हम इस इशू को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है, आप जो भी डिसीजन अपने लिए डिटरमाइन करने जा रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प हो पाएगी और उसके चलते आप इसके अंदर अपना जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी अच्छे से ला पाएंगे। तो हम इसी वीडियो में इस सारी बातों को समराइज़ करते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आपको एक हल्का सा फेमिलियरनेस हो जाए कि जो भी बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सार्थक ज़रूर होंगी, क्योंकि आप ही की तरह मैंने भी इन सभी स्ट्रगल को, इन सभी चैलेंजेस को पिछले टाइम में फ़ेस किया है। और फेस करने के बाद में ही मैं आ पाया और आपको आज सजेस्ट करने के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक जो भी प्रॉपर मैसेज है वो देना चाह रहा हूँ। तो माई सेल्फ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी एंड प्रेजेंट टाइम आई एम पोस्टिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। और पिछला जो बैच आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का रहा था, यानी कि जो 2018 बैच में जिनकी पोस्टिंग थी, एक्चुअल में 2014-15 की वो भर्ती थी जो 18 में जाकर के कंप्लीट हुई थी। उस बैच से मैं बिलोंग करता हूँ। इस सिलेक्शन के अलावा इससे पहले भी स्टडीज़ के एंगल से देखें तो आई हैव क्लियर्ड माई CSIR नेट JRF 13 टाइम्स। 2 बार AIR 14 रैंक के साथ में भी मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और PhD और आफ्टर PhD जो मेरा प्रोफाइल है उसके अंतर्गत मैंने जो एरिड जोन के प्लांट्स हैं, स्पेसिकली जो मेडिसिनल प्लांट्स, उनके कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ मेरा टॉपिक रहा था। उसके ऊपर काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऑलमोस्ट 17-18 पेपर्स अब तक पब्लिश करा चुका हूँ। तो ये कुछ बातें जहाँ से आप एक हल्का सा बिलीव कर सकते हैं कि यस, जो भी बातें आपके साथ की जाएंगी वो कहीं ना कहीं सटीकता के साथ होंगी। आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। अगर आप गुमराह हो रहे हैं तो वहाँ आप कैसा डिसीजन लें कि आप अपने लिए द बेस्ट चूज़ क्या कर पाएंगे, उसके लिए ज़रूर ये चीज़ें सार्थक होंगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन इश्यूज़ की तरफ। सबसे जो पहला बात की, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं या और किसी सोर्स से हमारे पास आता है कि काफ़ी सारे कोचिंग हैं जो
आरपीसी कॉलेज लेक्चरशिप के लिए तैयारी करवाती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करवाती हैं, और वो ऐसा कहते भी हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को पहले भी उन्होंने तैयारियाँ करवाई हैं और काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस उनके रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात हम कर लेते हैं कि व्हाट यू कैन फाइंड पॉजिटिव विथ कोचिंग, कि कोचिंग के साथ में आपको क्या चीज़ ऐसी हैं जो आपके लिए पॉजिटिव होंगी और वो कोचिंग में आपको मिल जाएंगी। जैसे पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स को डाला है। जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि कोचिंग में हमारी रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी, ऐसा भी लगता है कि कोचिंग वाले हमें पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करवा देंगे, काफ़ी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। कोचिंग में हमें एक एनवायरनमेंट मिलेगा जिसके चलते हमारा जो सब्जेक्ट वाइज जो भी होलिस्टिक हमें जो नीड है वो सारी नीड हमारी वहाँ से फुलफ़िल होती रहेंगी। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे प्रॉपर जो गाइडेंस है, जो टीचर्स जो मेंटर्स वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस के एंगल से भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं वो कोचिंग के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो हमें लगता है कि कोचिंग से हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं, और नो डाउट ये फ़ायदा पहुंचाती भी हैं। इसके बाद में एक दूसरे एंगल से हम बात करते हैं कि सो व्हाई नॉट कोचिंग, कि जब इतनी सारी कोचिंग में अच्छी बातें हैं तो फिर हम कोचिंग क्यों ना करें। कोचिंग नहीं करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? वेरी सिंपल, दिस वैकेंसी विल रिपीट आफ्टर 3 to 5 ईयर्स। और सेम लाइन तो कोचिंग वाले भी बोलते हैं कि वो भी ये कहते हैं कि अगले 3 से 5 साल बाद में ही वैकेंसी आएगी, तो आपको एक मौका कहीं भी मिस ना हो जाए तो आप ज़रूर कोचिंग लीजिए। जबकि यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेम लाइन उसके रिवर्स भी अप्लाई होती है, कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया और अगर आप केवल कोचिंग बेस रह गए तो हो सकता है कि जो भी खामियाजा अगर हो जाए तो अगेन आपके पास रिपीटेशन के लिए 3 से 5 साल है वो पे करने पड़ेंगे। तो सेम लाइन दोनों साइड में अप्लाई होती है। योर रॉन्ग डिसीजन विल बी श्योरली रॉन्ग। अब ये है कि कंडीशंस, परफॉर्मेंसेस, ये सब वेरी करती हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं, लेकिन आपका डिसीजन क्या होगा ये अगर गलत हुआ तो श्योरली आगे जा कर के जो भी आप चाह रहे थे वो कतई आपको नहीं मिल पाएगा। तो योर रॉन्ग डिसीजन श्योरली ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे लिए क्या सही है उस पर ज़रूर से पूरा फोकस कर पाएँ। लेट्स थिंक व्हाट विल बी द मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर सिलेक्शन। अल्टीमेटली आप चाहे कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, या कैसे भी आप अपने आप को किसी भी पैटर्न में आप लेकर के जाएं, लेकिन आप यही तो चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, ताकि अगले 3, 4, 5 साल का आपको वेट ना करना पड़े और आप अपने जो भी फर्दर जो भी टारगेट्स हैं उनकी तरफ इमीडिएटली मूव कर पाएँ, अपने कैरियर को बिल्ड अप कर पाएँ। तो सिलेक्शन ही तो आपको नीडेड है। लेकिन इस सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपका आंसर होगा कि हमें मार्क्स चाहिए, कि अच्छे मार्क्स होंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल जो मेरिट बनती है वो मार्क्स के ऊपर बनती है। अब मार्क्स के भी 2 टुकड़े हैं, कि या तो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं या इंटरव्यू के मार्क्स हैं। इंटरव्यू और एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो आप नीचे देख सकते हैं कि 50 नंबर का जीके होता है, 75 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट होता है, 75 नंबर का पेपर सेकंड होता है और 24 नंबर का इंटरव्यू होता है। ऐसे टोटल मिला करके 224 नंबर का ये पूरा एग्ज़ाम का फ्रेम रहता है। और इन्हीं 224 में से आपका कितना स्कोर बनेगा उसी आधार पे आपका मेरिट बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे या आप इंटरव्यू कॉल के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, वो सारा इन 224 224 में से आपकी परफॉर्मेंस बाकी की तुलना में कहाँ रहती है इस पर डिपेंड करती है। डू यू हैव ए नीड टू इन्वेस्ट टू मच टाइम एंड एनर्जी फॉर जीके, जो 50 नंबर का है। हालांकि जो सिलेबस है ऑलमोस्ट जो पिछली बार का सिलेबस है वही फॉलो होगा, और उसमें 50 नंबर का जीके डाला हुआ है। और ये जो जीके है ये जैसे मान लीजिए कि हम जूलॉजी के बच्चे की बात करें या बॉटनी के बच्चे की बात करें या फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट की बात करें, तो ये उनका होम एरिया नहीं होता है। तो जो आपका होम एरिया नहीं है उसके 50 नंबर के लिए आप किसी कोचिंग को पुट कर रहे हैं,
या किसी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रैक के ऊपर आप जा रहे हैं, तो क्या आपको 50 नंबर जो आपके होम एरिया में नहीं है, उसका सिलेबस आपने बहुत बार नहीं पढ़ा है, उसमें श्योरिटी नहीं है, आपने जो पढ़ा है वहीं से आएगा, इसकी श्योरिटी नहीं है, ना कोई दूसरा आपको श्योरिटी दे सकता है, तो क्या वो जो अनसर्टेनिटी वाला 50 नंबर का मामला है, आप उसमें बहुत सारा अपना टाइम और एनर्जी लगाना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए कि हमें इनमें इतना सारा टाइम और एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। यानी कि हमें हमारी एनर्जी है वो वहाँ लगानी चाहिए जो हमारे लिए सर्टेन है, और हमारे लिए सर्टेन होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि हमारा होम सब्जेक्ट, जो हमारे पास 75 और 75 150 नंबर के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डज डायरेक्ट फीडिंग विल हेल्पफुल टू यू टू फाइट फॉर 24 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग में चले भी गए, आपको सीधा सीधा पढ़ा भी दिया गया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता भी दी गई, तो जो डायरेक्ट फीडिंग कोचिंग में स्टूडेंट के साथ की गई है, क्या आप उसके दम पे इंटरव्यू के जो 24 नंबर होंगे उनका सामना कर पाएंगे? तो ओबियसली यहाँ जा कर के भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर आपने डायरेक्ट फीडिंग की है, बना बनाया अगर आपने कंज्यूम किया है, तो इंटरव्यू के अंदर आपके साथ में दोबारा से प्रॉब्लम आ सकती है। और आंसर द क्वेश्चन और हैंडल द क्वेश्चन, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट फीडिंग की है, आपको आता है, तो आप आंसर द क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो भी आपसे पूछा गया इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपने उसका आंसर दे दिया। डायरेक्ट फीडिंग में डाला हुआ था, आपसे वही बात पूछ ली तो आपने बता दिया। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जो इनडायरेक्टली हो, या ऐसी बात हो जो डायरेक्ट फीडिंग में तो आपको बताई ही नहीं गई, लेकिन आपके सब्जेक्ट में भी है, आपके टॉपिक्स में भी है, सिलेबस से भी रिलेट करता है, और सिलेबस का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है या सोशल टेम्परामेंट है उनके साथ भी कनेक्ट करता है, तो आप क्या ऐसी स्थिति में डायरेक्ट फीडिंग से जब आ रहे हो तो क्या उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे? तो यहाँ आकर के दोबारा आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि डायरेक्ट फीडिंग आपको इंटरव्यू के अंदर दोबारा से प्रॉब्लम फेस करने के लिए अकेला छोड़ देगी। तो आपको फिर यहाँ पे सोचना पड़ता है कि क्या 24 नंबर के अंदर मेरा जो पीछे का डायरेक्ट फीडिंग या सेल्फ स्टडी जो भी मैं कोचिंग से कर रहा हूँ या खुद कर रहा हूँ, वो आगे मुझे सक्षम बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बिंदु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में अगली बात करते हैं कि हु कैन अश्योर यू, आपको कौन अश्योर कर सकता है फॉर 150 मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट एंड देयर नेक्स्ट रोल फॉर द इंटरव्यू, कि 150 नंबर आपके सब्जेक्ट के हैं, उसकी गारंटी आपको कौन देगा? और 150 में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके इंटरव्यू में भी आएंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत 24 नंबर में आपके सब्जेक्ट का रोल है। तो इंटरव्यू के अंदर सब्जेक्ट जो भी आएगा और 150 नंबर का जो मेन पेपर में सब्जेक्ट आएगा, उसकी गारंटी आपको कौन देता है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है और मेरा खुद के लिए जो सही आंसर है वो ये है कि ओनली यू, कि केवल आप ही हैं या केवल मैं ही हूँ जो अपने आप को ये गारंटी दे सकता हूँ कि 150 में से जो भी हाईएस्ट है उसके लिए मैं ही काम करने वाला हूँ। इफ़ यू गो थ्रू, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ जोड़ी गई है, ऐसा आप गारंटी खुद को तभी दे सकते हैं इफ़ यू गो थ्रू राइट लेवल ऑफ सिलेबस। इसी पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा गलती करता है स्टूडेंट। कहाँ गलती करता है? वो सिलेबस के थ्रू जाता है, गो थ्रू द राइट सिलेबस, नॉट गो थ्रू द राइट लेवल ऑफ सिलेबस। तो राइट लेवल ऑफ सिलेबस को आप करेंगे, कंप्लीटली करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, हार्ड वर्क के साथ करेंगे, तब आप खुद को गारंटी दे सकते हैं कि यस आई कैन अचीव द बेस्ट फ्रॉम द 150 मार्क्स, एंड सब्सिक्वेंटली जो इंटरव्यू है उसमें भी मैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर भी कर सकता हूँ, हैंडल भी कर सकता हूँ। यानी कि राइट लेवल तक लाने की जिम्मेदारी और कोई आपकी कह जरूर सकता है लेकिन ले नहीं सकता, वो आपको ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद में हम फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बहुत सारे बिंदु लिए जा सकते हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो और मेन पॉइंट के साथ में बात समझाई जा सके और आप भी सक्षम हो पाएँ कि हम इस आधार पर डिसीजन ले लें कि हाँ यही चीज़ हमारे लिए सही होगी। तो कैन एनीवन रीड, स्टडी और वर्क फॉर यू एट दैट लेवल? तो जो राइट लेवल ऑफ सिलेबस था
कि राइट लेवल तक सिलेबस को चाहे पढ़ना हो या उस पे ऊपर जो भी काम करने हो, क्या ये काम कोई दूसरा आपके लिए कर सकता है। चाहे आपका बहुत क्लोज टीचर हो, चाहे आपका बहुत ही क्लोज कोचिंग सिस्टम हो, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आपके लिए राइट लेवल तक एप्रोप्रिएट हार्ड वर्क आपके लिए करेगा। इट इज़ 100% श्योर। तो आंसर इसका यहाँ पे आता है नो। यानी कि आपके लिए जो ज़रूरी लेवल है वहाँ तक की मेहनत कोई नहीं करेगा, वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आपके अंदर एक डर है कि कहीं मैं सिलेक्शन होने से रह ना जाऊं, कहीं कुछ चीज़ें मुझसे छूट ना जाएं या कुछ प्रैक्टिस में कमी ना रह जाए, तो उस डर को कंज्यूम करने के लिए देयर इज़ अ बिजनेस, दैट इज़ कोचिंग्स। तो आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप ही करेंगे। उतना हार्ड वर्क, उतना रेगुलर हार्ड वर्क, 1 या 2 दिन का हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस एग्ज़ाम को कंप्लीट होने में, जैसा आपके दिमाग में भी है, सब लोगों ने आपको बता भी रखा है कि इट विल कंज्यूम नियर अबाउट 1 ईयर मिनिमम, आप मान सकते हैं। तो 1 साल तक कंसिस्टेंसी जो होती है, लगातार जो 1 साल का ड्यूरेशन है, मिनिमम है 1 साल, तो उस 1 साल तक मिनिमम पीक लेवल के साथ में लगातार आपके लिए हार्ड वर्क कोई कभी नहीं कर सकता। इट मीन्स ये सब आपको ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसी बातें जो हमने इन पिछले क्वेश्चंस में देखी, तो वहाँ से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि ऑलमोस्ट जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके ही एंगल में करेक्ट होते हैं कि आपको ही वो करने चाहिए, तभी उसका बेस्ट बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जब इतनी सारी बातें हमने कर ली तो फिर हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने के लिए तो ऐसा मन भी नहीं मानता और डर भी रहता है कि क्या पता हमसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी या बहुत कुछ हमसे मिस हो सकता है, तो क्या हम लॉस में चले जाएंगे। तो हम सेल्फ स्टडी को भी कैसे करें या सेल्फ स्टडी को करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी बातें मैंने डाली हैं वो ऑलमोस्ट मेरे खुद के एक्सपीरियंसेज हैं। 2011 की वैकेंसी का जब रिज़ल्ट आया था तो उसमें मैं वेटिंग फर्स्ट रह गया था, और उसके बाद में 15 वाली भर्ती में दोबारा से जब 18 में मैं सेलेक्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं कि 11 से लेकर के 18 लगातार 7 इयर्स तक मैंने इसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम किया है, अपने आप को पहले से ज़्यादा अच्छा भी बनाया है, साथ में रिसर्च वर्क भी किया है, पब्लिकेशंस का काम भी किया है। मीनवाइल अपने आप को सब्जेक्ट में अपडेट रखने के लिए लाइफ साइंस का जो टॉप मोस्ट इंडियन लेवल का एग्ज़ाम है CSIR नेट JRF, उसको भी कंटिन्यूसली क्रैक किया है। तो ये जो सारी चीज़ें ही कंसिस्टेंटली लगातार 7 ईयर आप यहाँ पे 11 से 18 तक का ले सकते हैं कि इतने सालों तक, और वो भी विदाउट ए गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब के सहारे से, अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत बड़ा प्रेशर है उसके साथ में एक पीक को मेंटेन करना, उस सब का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपकी जो भी सिचुएशंस होंगी वो कहीं ना कहीं मेरी जो पास्ट सिचुएशंस रही हैं उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैच करेंगी, और इसी के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली तैयार किया है कि जो मैक्सिमम जो करेक्ट बातें हैं वो आप तक पहुंच जाएं, ताकि बेस्ट जो थिंग है वो आप अपने लिए डिसाइड कर पाएँ। मैं आपको कहूँगा नहीं कि आपको ये करना चाहिए, आप खुद डिसाइड करें, बट बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, आप विदाउट एनी डाउट डिसाइड कर पाएँ कि यस दैट इज़ माय फाइनल डिसीजन एंड आई विल डू दैट। तो हम यहाँ पे जो बात करें कि सेल्फ स्टडी को हम कैसे कर पाएँ, तो मैंने जो अडॉप्ट किया था वो यही था कि फास्टली कवर सब्जेक्ट। 150 नंबर का है, आपका होम एरिया है, आपको आता है, उसमें गारंटी है, उसमें श्योरिटी है, उसमें पढ़ोगे तो उसका क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद में जीके को, ये जो 50 नंबर का जीके आ रहा है उसको आप बाद के लिए छोड़ दीजिए। बाद का मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट को कवर कीजिए, सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ आने वाला है, वो भी हम आगे बात कर लेते हैं। जीके जो आपका होम एरिया नहीं है उसको आप लास्ट में तैयार कीजिए। देन आफ्टर सिलेबस का कलेक्शन कीजिए। हालांकि आरपीएससी सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता,
आपको ध्यान देना है कि उस सिलेबस के अंदर कुछ लाइंस लिखी होती हैं, आपको उन लाइन तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि 3 से 5 साल के बाद में दोबारा एग्ज़ाम आती, तो आपकी साइड से कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए सिलेबस को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का यूजी का सिलेबस कलेक्ट करेंगे, आरपीसी का प्रॉपर सिलेबस है उसको कलेक्ट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आरपीसी वाले में नहीं हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक चल रहा है, तो वो सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी आप सॉर्ट आउट कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए और उनको सिलेबस के साथ में ऐड कर दीजिए। तो पहला काम बन जाता है कि आप सब्जेक्ट पे जाएं और सब्जेक्ट के सिलेबस को कंपाइल करें, पूरे राजस्थान के एंगल से एक बेहतरीन जो सिलेबस बन सकता है, जिसमें थ्रू आउट राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी का कुछ भी टॉपिक ना मिस हो, ऐसा सिलेबस आप तैयार कीजिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बाद में जो भी प्रॉपर बुक्स हो सकती हैं, वो टेक्स्ट बुक्स भी हो सकती हैं, कई अच्छी टेक्स्ट बुक्स भी आती हैं, रेफरेंसेज बुक्स भी आपको कुछ टॉपिक्स के ऊपर लेनी पड़ सकती हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ के लिए आपको इंटरनेट से मटेरियल भी कलेक्ट करना पड़ सकता है। तो जो बुक्स हैं या मटेरियल है उसका सिलेक्शन कि कौन सी बुक से करना चाहिए, दैट सिलेक्शन और उनका कलेक्शन, ये सब आपको करना पड़ेगा। और ये चीज़ें आप पैरेलल भी चला सकते हैं कि जैसे आपने एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको पढ़ना चालू किया, तब तक आप दूसरे की बुक और मटेरियल सेलेक्ट और कलेक्ट करते पैरेलल भी रन कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम है वो कुछ हद तक बच जाए। इसके बाद में आपका जो भी फ्रेम है वो बिल्कुल से टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ कर लिया, चलो हम पढ़ने बैठ गए, अब पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा यूनिट कब पूरा होगा, हमारा टॉपिक कब पूरा होगा। ऐसे आपका लेवल कभी भी नहीं आ सकता। तो आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा। पूरे सिलेबस को जब आपने सिलेबस को कलेक्ट कर लिया, कंपाइल कर लिया, तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके 1 ईयर के अकॉर्डिंग आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और सबका जो भी अप्रोप्रिएट लगता है कि कहीं आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, कुछ बिंदुओं पे आपका कम टाइम लग सकता है, तो जितना भी टाइम आपके अकॉर्डिंग सही है उतना टाइम दे करके आप उनकी टाइम लिमिट डिसाइड कर दीजिए और उसी टाइम लिमिट में आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। शुरू में हो सकता है कि आपसे थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद में आप हैबिट में आ जाएंगे और बिल्कुल टाइम बाउंड आप काम करने लग भी जाएंगे। साथ में फिर आप प्रीवियस पेपर्स पे भी जाएंगे। प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको आप अरेंज कर लीजिए, और जैसे ही आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पूरा होता है तो उससे जुड़े हुए जो भी पीछे के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। देन जब आपके पास पूरा टॉपिक हो गया है, पीछे के पेपर से क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो अब आपको आइडिया तो लग ही जाता है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या मेन बातें हैं। तो वो मेन जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन पुटेबल पॉइंट्स हैं, उनको आप सॉर्ट आउट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, उनको निकालिए कि हाँ ऐसी और बातें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में जैसा कि एक ये है कि आपके पास बहुत बड़ा सारा सिलेबस का पार्ट हो जाएगा, काफ़ी सारी यूनिट्स हो जाएंगी, काफ़ी सारी बुक्स हो जाएंगी, काफ़ी सारा मटेरियल हो जाएगा। तो इतना जो सारा कुछ है, जो इतना डाइवर्स है, इतना जो मेगा जैसा जो बन गया, बहुत सारा जो हो गया, अब आप उस सब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेट करना भी सीखिए। जैसे कि मैं बॉटनी के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँ, तो जैसे मान लीजिए कि आप एल्गी तैयार कर रहे हैं, तो अब एल्गी के लिए जैसे आप छोटी जो लोअर बुक्स हैं सिंह पांडे जैन वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, एल्गी के लिए जो वशिष्ठा की बुक है आप वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना सारा पढ़ने के बाद में आप उनमें से मेन चीज़ों को पकड़ लीजिए, और पकड़ने के बाद में आपको ऐसा लगना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी 10 दिन में एल्गी कंप्लीट हो गई, तो 10 दिन के बाद में आपको लगना चाहिए कि मैं 10 दिन में जितना भी एल्गी में तैयार किया है उसको मैं 1 घंटे में बता सकता हूँ। दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को जो फैला हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा करना, अपने दिमाग में इकट्ठा करना, उस पर आप फोकस कीजिए, उस पैटर्न को डेवलप कीजिए। दिमाग की एक हैबिट है, उस हैबिट को लाइए कि हाँ मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। और एक दूसरी जो खास बात होती है, मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो लिख लिख के याद करने की आदत होती है। हाँ, लिखना अच्छी बात है, आपकी आदत ऐसी हो सकती है, राइटिंग स्किल आपके बहुत जगह पे काम भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो फोकस रहना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए कि राइटिंग को आप रिड्यूस करें।
राइटिंग को रिड्यूस करने से प्रेशर आता है ब्रेन के ऊपर कि जैसे आप लिखना छोड़ेंगे तो फिर डर लगता है कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। अब भूल तो नहीं जाऊंगा तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रांगली जानी चाहिए। तो राइटिंग रिड्यूस करने का मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी कि आप जितना राइटिंग रिड्यूस करेंगे मेमोरी के ऊपर उतना प्रेशर होगा। तो आपकी मेमोरी को आप थोड़ा सा एनहांस कीजिए कि ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को लिखने लग रहे हैं, नो, उसमें एनर्जी एंड टाइम ज़्यादा लगता है। ब्रेन को रिकॉल करने में भी प्रॉब्लम आती है, उस टाइम लगता है। जबकि आपने सीधा ब्रेन पे उसको पुट किया है तो ब्रेन उसको जल्दी असेस कर लेगा। तो राइटिंग को रिड्यूस करना, सब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेट करना और अच्छे पॉइंट्स को पकड़े रहना, इन चीज़ों के ऊपर आपको कंसिस्टेंसली काम करना, लगातार हर टॉपिक के साथ में, हर यूनिट के साथ में, ठीक है। इसके बाद में जो चीज़ और आपके काम आएगी वो ये रहेगी कि आपके जो भी यूजी क्लासेज में टीचर रहे हुए हैं, पीजी क्लासेज में रहे हुए हैं, रिसर्च सुपरवाइजर्स रहे हुए हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, आपको लगता है कि ये हमें मेंटरशिप दे सकते हैं, ऐसे मेंटर्स आपके लाइफ में बिल्कुल हैं। तो जितने भी आपके गुड टीचर्स हैं, गुड मेंटर्स हैं, आप उनके साथ में रिपीटेडली मीटिंग्स कीजिए, बार बार उनसे टेलीफोनिकली बात कीजिए, मेल्स पे अपनी क्यूरीज उनके साथ में शेयर कीजिए, उनसे सजेशंस लीजिए और इन सब को आप बार बार करते रहिए लगातार। आपको अपनी पूरी स्टडी के दौरान अल्टीमेट जब तक आपका इंटरव्यू का टाइम नहीं आता है उस तक आपको ये सारी चीज़ें अपने टीचर्स और मेंटर्स के साथ में करनी है, ताकि आपको एक राइट वे और एक पॉजिटिव वे लगातार मिलता रहिए। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हैं, ऑलमोस्ट ये सारी वो बातें हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान स्पेशली इन पे फोकस किया था, इसी पैटर्न में अपने आप को मैंने तैयार किया था। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा करके आप एक बहुत अच्छे लेवल, जो डिज़ायर्ड लेवल है हमारा, वहाँ तक आप अपनी स्टडीज़ को, अपने लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर बहुत अच्छा तो आप 150 में स्कोर ला सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप अपने इंटरव्यूज़ के अंदर भी कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। लास्ट में मेरी तरफ से जो आपके पास मैसेज होना चाहिए कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस हार्ड वर्क। तो यानी कि मैं पर्सनली, मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए हो सकता है वो यही होगा कि किसी और के भरोसे आप अपनी लाइफ को मत छोड़िए। अगर उसके लिए ज़रूरी है हार्ड वर्क करना, अगर ये ड्रीम आपका है तो हार्ड वर्क भी आपका ही होगा। तो अपने आप को उस हार्ड वर्क के लिए तैयार कीजिए। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस हार्ड वर्क एंड गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। कि कहीं ना कहीं किस हद तक जो बातें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं वो डेफिनेटली आपके डिसीजन मेकिंग में, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए किसी भी एंगल से हेल्पफुल होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन माई व्यूज़ और सपोर्टिंग दिस थिंग्स। और होपफुली जो इन सर्किल जो भी आपके साथ में एस्पिरेंट्स जो इसके लिए सिमिलरली तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी आप इसको शेयर करें, ताकि उनके साथ में भी एक अच्छा जो मैसेज है वो आप पहुंचा पाएँ। और इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्टिकुलर बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो और कुछ जानना चाहें, कोई भी ऐसी बात जो पूछना चाहें, तो यू कैन मेल मी। और मेरा जो ईमेल एड्रेस है दैट इज़ bansiwal.guru@gmail.com। तो यहाँ पे आप मुझे अपनी क्यूरी मेल कर सकते हैं और डेफिनेटली आई विल be happy to respond all of your mails quickly. Okay, and good luck to all of you.